आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो कोई आम स्रोत सामग्री या सिर्फ कुछ पन्ने नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में एक ऐसा आईना है जो हमारी शिक्षा प्रणाली और बचपन की उस खोती हुई मासूमियत पर बहुत ही तीखे सवाल खड़े करता है। बहुत गहरे सवाल। हाँ, तो आज हमारे पास मशहूर लेखक लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ द्वारा लिखित और डॉक्टर अर्जुन पासवान द्वारा अनुदित एक बेहद मार्मिक कहानी है। इसका शीर्षक है मुक्ति। और ये कहानी सच में झकझोर देने वाली है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा का मुख्य लक्ष्य, या कह लें हमारा जो आज का मिशन है, वो ये समझना है कि जब एक बच्चे की स्वाभाविक रचनात्मकता और हमारी शिक्षा प्रणाली की कठोरता आपस में टकराते हैं तो उसके कितने भयानक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। सही कहा। और अंततः इस कहानी के शीर्षक मुक्ति का असली और दर्दनाक अर्थ क्या है। तो हम चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी मुलाकात होती है 14 साल के सुकुमार से। ये एक अच्छे हाथ से संपन्न परिवार का लड़का है। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई कमी नहीं। लेकिन सुकुमार कोई आम किताबी कीड़ा नहीं है। वो स्वाभाविक रूप से बहुत बुद्धिमान है, मगर उसका मन उन छपी हुई किताबों में बिल्कुल नहीं लगता। ये सोचने वाली बात है कि एक लड़का 14 साल का हो चुका है, लेकिन आज भी स्कूल में वो चौथी कक्षा पार नहीं कर पाया है। हाँ, और उसकी सोच का जो दायरा है ना, वो कितना अलग और दिलचस्प है। अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो वो एक एक्सपेरिमेंटल या किनेस्थेटिक लर्नर है। बिल्कुल। मतलब वो कोई अपराधी या गलत आदतों वाला बच्चा नहीं है। वो ये नहीं सोच रहा कि स्कूल से भागकर कोई चोरी की जाए। वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि गांव के किस पेड़ पर आम पक गए होंगे। हाँ, कहाँ आधे पके अमरूद लगे हैं। वही, या घर के उस कोने में जो मधुमक्खियों का छत्ता है उसे कैसे निकाला जाए। उसके दिमाग में चिड़ियों के घोंसले, बिल्लियां और खरगोश के बच्चे घूमते रहते हैं। वो दुनिया को छूकर महसूस करना चाहता है। एकदम सही। जब किसी बच्चे का मन प्रकृति के इतने करीब हो तो उसके पास उन नीरस पाठ्य पुस्तकों के लिए जगह ही कहाँ बचती है। ये एक बच्चे के मन का बहुत ही सुंदर चित्रण है। हम सब में कहीं ना कहीं वो एक घुमक्कड़ हिस्सा होता ही है। श्रोत में सुकुमार के बचपन का एक बहुत ही रोचक विवरण दिया गया है। जी। होता यह है कि सुकुमार रोज सुबह खाना खाकर स्कूल तो चला जाता है, लेकिन जब उसे रटे रटाए सवालों के जवाब नहीं आते तो शिक्षकों की खूब डांट पड़ती है, सजा मिलती है। जो उस समय आम बात थी। हाँ। वो सजा भुगत कर घर लौटता है, लेकिन घर आते ही उसकी माँ उसे बड़े प्यार से भैंस के गाढ़े दूध के साथ कोमल चावल परोसती है, और वो सब भूल जाता है। बिल्कुल। वो बच्चा इतना मासूम है कि माँ के हाथ का खाना खाते ही स्कूल की सारी सजा मिनटों में भूल जाता है और फिर से दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। लेकिन ये मासूमियत हमेशा बर्दाश्त नहीं की जाती ना। वही तो। एक बार तो जब पिता को स्कूल से पता चला कि इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, तो पिता ने गुस्से में आकर उसे छड़ी से खूब पीटा। और उसका रिएक्शन देखिए। हाँ, वो रोता हुआ एक तरह के मासूम अभिमान में आकर इमली के पेड़ की एक ऊंची डाल पर जाकर सो जाता है। पूरा एक दिन और एक रात घर नहीं लौटता। और वो पेड़ की डाल पर सोना भी एक तरह का सिंबल है। सिंबल? वो कैसे? मतलब जब उसे इंसानों की दुनिया में, उस सिस्टम में मार पड़ती है तो वो शरण लेने कहाँ जाता है? प्रकृति के गोद में, उस इमली के पेड़ पर। हाँ, ये तो है। माँ घर पे रो रो के बेहाल हो जाती है और अंत में पिता को भी अपनी गलती माननी पड़ती है। वो खुद पेड़ के नीचे जाकर कहते हैं, अरे सुकु, वापस आ जा, आज के बाद तुझे और कभी नहीं पीटूंगा। और फिर वो नीचे आ जाता है। हाँ, यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि सुकुमार की समस्या ये बिल्कुल नहीं है कि वो मंदबुद्धि है। उसकी बुद्धिमत्ता प्रकृति से जुड़ी है। हमारी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली उस चेतना को समझ ही नहीं पा रही है। और यहीं पर लेखक ने एक बहुत ही गहरी उपमा इस्तेमाल की है। सुकुमार के पिता पुराने विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका सोचना बहुत सीधा सा है कि अगर स्कूल को पैसे दे दिए गए हैं तो अब ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को सुशिक्षा दें। वो शिक्षा को एक प्रोडक्ट मानते हैं। और इसी संदर्भ में लेखक ने आधुनिक स्कूलों को एक निर्मम कारखाना कहा है। निर्मम कारखाना, ये शब्द अपने आप में बहुत भारी है। बहुत भारी है। मतलब जहां इंसानों को नहीं, मशीनों के पुर्जों को ढाला जा रहा हो। लेखक स्पष्ट रूप से कहता है कि आजकल के स्कूलों में वो गुरु शिष्य वाली आत्मीयता पूरी तरह से खत्म हो गई है। सिर्फ एक लेन देन का रिश्ता रह गया है। बिल्कुल। यहाँ छाठों का विकास नहीं होता, बल्कि वो चक्की में चावल पिसने की भांति पिसे जाते हैं। और इस वैचारिक टकराव को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही भयावह पौराणिक तुलना की गई है। वो नरसिंह वाली तुलना। हाँ, पुरानी सभ्यता और नई सभ्यता के बीच के इस भयानक संधि काल की तुलना नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप के संहार के समय से की गई है। रुकिए, ये नरसिंह और हिरण्यकश्यप वाली उपमा तो बहुत ही डराने वाली है। अब क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? इस कहानी का शिक्षा प्रणाली से क्या लेना देना है? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, नरसिंह अवतार की कहानी में गोधूली का समय होता है,
जब न दिन होता है न रात। हाँ, एक ट्रांजिशन का समय। बिल्कुल, वो बदलाव का पल बहुत ही हिंसक होता है। लेखक कह रहे हैं कि जब एक पुराना समाज एक नए कठोर कारखाने वाले समाज में बदल रहा होता है तो वो बदलाव गोधूली जैसा होता है। और इस चक्की में सबसे ज्यादा कौन पिसता है? सुकुमार जैसे मासूम इंसान। उनके लिए ये सिस्टम किसी नरसिंह के नाखूनों की तरह जानलेवा साबित होता है। बाप रे, ये तुलना सच में होंगटे खड़े कर देने वाली है। एक तरफ प्रकृति से जुड़ा बच्चा है और दूसरी तरफ पीसने वाली व्यवस्था। हाँ। और यहाँ कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है जब सुकुमार के बड़े भाई देव कुमार का प्रवेश होता है। देव कुमार जो इस नई व्यवस्था का जीता जागता प्रतीक है। एकदम सही। वो कलकत्ता से कानून की पढ़ाई करके डिब्रूगढ़ में वकालत कर रहा है। वो बहुत सफल है, समाज में रुतबा है और माता पिता का गौरव है, एक ट्रॉफी की तरह। हाँ, लेकिन सुकुमार के प्रति उसका रवैया बिल्कुल अलग है। वो बहुत ही कठोर है। अगर हम देव कुमार के किरदार को देखें तो वो आज के समाज की सफलता की आधुनिक परिभाषा का प्रतीक है, जहां सहानुभूति के लिए कोई जगह नहीं बची है। बिल्कुल नहीं बची है। सुकुमार अपने भाई के आने की खबर सुन के खुश होता है, लेकिन जब भाई सामने आता है तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि देव कुमार हमेशा उसे डांटता है। देव कुमार के लिए सुकुमार कोई छोटा भाई नहीं, बल्कि एक बिगड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। कुमार सुकुमार को भविष्य का बैल चराने वाला ग्वाला या चोर मानता है। जब माँ अपनी ही बेटी के लिए ऐसे निर्मम शब्द सुनती है तो वो कुछ बोल नहीं पाती, बस आंसू पूछती है। ये दिखाता है कि कैसे सफलता इंसान को अहंकार से भर देती है। बिल्कुल। और यही कठोरता एक दिन उस मासूम की जिंदगी का सबसे बड़ा ग्रहण बन जाती है। पूजा की छुट्टियों का समय था। बड़ा भाई घर आता है और एक बहुत ही कठोर निर्णय सुनाता है। वो निर्णय जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो माता पिता से कह देता है कि इस बार वो सुकुमार को अपने साथ डिब्रूगढ़ ले जाएगा। ये कोई सलाह नहीं थी, ये एक फरमान था। माँ की आंखें नम हो जाती हैं, पिता भी असमंजस में पड़ जाते हैं, लेकिन जो सफल है उसी की बात मानी जाती है। वो विदाई का दृश्य कहानी के सबसे इमोशनल हिस्सों में से एक है। सुकुमार का डर से गला सूख जाता है। और ध्यान दीजिए कि वो किससे विदा ले रहा है। अपने कमरों से नहीं, बल्कि पेड़ों से। हाँ, इमली के पेड़ से, आम के पेड़ से, तितलियों से, खरगोशों और अपने दोस्तों से। ये एक इंसान का अपने असली स्वभाव से कटने का प्रतीक है। और माँ की वो तड़प। बिल्कुल। माँ बड़े बेटे से कहती है, उसे ज्यादा कष्ट ना देना, वो बैल बुद्धि वाला है, तुम उसके साथ कठोरता से पेश ना आना। और बड़ा भाई उस वक्त भी कितनी बेरुखी से जवाब देता है। वो ताना मारते हुए कहता है, हाँ हाँ होगा, अब इसे मेरे तरीके से सुधरने दो। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो सुकुमार जो एक मुक्त गगन का पक्षी था, वो अचानक से एक लोहे के पिंजरे में कैद हो गया। लोहे का पिंजरा, क्या सटीक शब्द है। डिब्रूगढ़ का वो अंग्रेजी स्कूल और भाई का मशीन जैसा कठोर अनुशासन सुकुमार के सीने पर भारी पत्थर की तरह बैठ गया। उसे लगने लगा था कि वो सच में बेवकूफ है। ये बहुत ही दुखद है। लगातार मिलने वाली नेगेटिविटी कैसे आत्मसम्मान खत्म कर देती है। हाँ, अब देवकुमार कोई टिपिकल विलन नहीं था। उसकी नीयत शायद भाई को सफल बनाने की थी, लेकिन उसका तरीका पूरी तरह से गलत था। बिल्कुल, वो कठोर था और विवेकहीन भी। इस दबाव के कारण सुकुमार कॉग्निटिव ओवरलोड या मानसिक बर्नआउट का शिकार हो गया। डर ने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। वो दिन भर किताबें खोलकर बैठा रहता, लेकिन डर के मारे कुछ पढ़ नहीं पाता। और फिर आता है इस कहानी का वो तनावपूर्ण पल जो दिल दहला दे। एक शाम बड़ा भाई सुकुमार का टेस्ट लेने बैठता है। सबसे खौफनाक हिस्सा। सुकुमार इतनी घबराहट में है कि वो आसान सवालों के जवाब भी भूलने लगता है। इस पर बड़ा भाई गुस्से से पागल हो जाता है। हाँ, वो सुकुमार की खूब पिटाई करता है और फिर कहता है, तुम्हारे कुल का कलंक हो, तुम्हें जल्द ही माँ के पास वापस भेज दूंगा। दूसरों के जूटे पत्ते उठाकर अपना पेट भरना। सोचिए, दूसरों के जूटे पत्ते उठाना, ये कोई साधारण धमकी नहीं है। ये एक इंसान की डिग्निटी पर किया गया सबसे भयानक वार है। सुकुमार के मन को ये बात पूरी तरह से तोड़ देती है। और यहीं से उसके शारीरिक और मानसिक पतन की शुरुआत होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दिमाग आघात सहता है तो शरीर हार मानने लगता है। उसी रात वो खाना खाने से मना कर देता है। खौफ ने उसकी भूख खत्म कर दी थी। जब बड़ा भाई गुस्से में उसे झकझोरने के लिए उसके बदन पर हाथ रखता है तो सुकुमार का शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। ये बुखार सिर्फ कोई आम इन्फेक्शन नहीं था, ये एक साइकोसोमैटिक रिएक्शन था, उस लोहे के पिंजरे का जानलेवा परिणाम। और फिर वो प्रलाप की अवस्था। हाँ, डिलीरियम। जब तेज बुखार में चेतन मन सो जाता है, सुकुमार अपने प्रलाप में कहता है, माँ तुम आ गए, मेरे पालतू चिड़िया कैसे हैं, मैं यहाँ से जाकर उनके साथ खेलूंगा। उसका मन अब भी उसी प्रकृति में अटका हुआ है। और फिर वो खौफनाक दुनिया में लौटता है और कहता है, मैं पढ़ूंगा माँ, भैया मुझसे नाराज हैं, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। और फिर वो वाक्य, हाँ भैया मुझे और मत मारिए, मैं इस बार से पढ़ाई ठीक ठीक याद रखूंगा, मैं अच्छा लड़का बनूंगा। ये सुनकर रूह कांप जाती है। वो बच्चा अपनी आखिरी सांसों में भी उसी खौफ को जी रहा है।
उसी स्वीकृति को तरस रहा है। इसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं, बुखार नहीं उतरता। बड़ा भाई डॉक्टरों पर पैसा बहाता है, लेकिन पिता को खबर नहीं देता। शायद अहंकार की वजह से। अंततः 8वें दिन पिता को खबर भेजी जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक मासूम मन टूट चुका था। बीमारी के 14वें दिन सुकुमार के प्राण पक्षी ने उस शरीर रूपी पिंजरे को छोड़ दिया। वो हमेशा के लिए मुक्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कितनी बड़ी विडंबना है। यही तो इसकी कहानी का शीर्षक मुक्ति है, लेकिन सुकुमार को यह मुक्ति जीवन में नहीं बल्कि मृत्यु में जाकर मिली। ये उस थोपे गए अनुशासन की कहानी है जो बचपन को खत्म कर देता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? ये कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वो बच्चे की स्वाभाविक वृत्ति के अनुकूल हो। बिल्कुल। बंद कमरों और किताबों के बोझ तले दबाना रचनात्मकता की हत्या है। सुकुमार का बड़ा भाई उसे विद्वान बनाना चाहता था, लेकिन उसकी कठोरता ने उसकी जान ही ले ली। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा अनुस्मारक है। हम मार्क्स और सफलता के दबाव को इतना महिमामंडित कर देते हैं कि हमें एहसास ही नहीं होता कि कितनी मासूमियत दम तोड़ रही है। एक बच्चे का तितलियों के पीछे भागना कोई बीमारी नहीं है, ये जीवन का सबसे शुद्ध रूप है। लेखक ने निडरता से दिखाया है कि कैसे सभ्य समाज अपनी खोखली महत्वाकांक्षाओं के चलते अपनी पीढ़ी को कुचल रहा है। ये संक्रमण काल आज भी खत्म नहीं हुआ है। सही कहा। आज की इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते आज की इस तेज रफ्तार और प्रतिस्पर्धा से भरी दुनिया में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ये सोचने वाली बात है कि क्या अनजाने में ही सही हमारे घरों में और हमारे स्कूलों में ऐसे और लोहे के पिंजरे तैयार किए जा रहे हैं जहां बचपन घुट रहा है। सफलता की हमारी इस आधुनिक परिभाषा में एक मासूम जीवन की मुक्ति की असली कीमत आखिर कौन चुका रहा है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।